नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। निकाय चुनाव में ओबीसी आबादी की गणना वार्डवार होने से होगा बदलाव। शहर की सरकार में घट जाएगी ओबीसी हिस्सेदारी। नैनीताल समेत सभी 57 कैंट बोर्डों में 30 अप्रैल को चुनाव। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। उत्तराखंड के मेधावियों को वजीफे से नवाजेगी सरकार। होली पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की तैयारी। गौला, कोसी समेत 4 नदियां जल्द बंद, स्वीकृतियां दी जाएंगी। धामी एलटी चयनितों को कल मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। अनियमितता पर कुमार विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया रोकी। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा ने निस्तारित किए थे 6000 पद। कॉलेज विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से होंगी भर्ती परीक्षाएं। धामी एशियन बॉक्सिंग एसोसिएशन में भास्कर को अहम जिम्मेदारी। परिवहन सचिव ने जारी की वाहन खरीद को क्रय अधिप्राप्ति नीति। आईजी 25, एसएसपी को 20 लाख तक की सवारी। पिथौरागढ़ के एक ही गांव में एक साथ 111 बीमार। उपनल महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए आज होंगे चुनाव। आगामी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित वार्डों की संख्या घट सकती है। ओबीसी आबादी की गणना वार्डवार किए जाने के कारण यह नौबत आ सकती है। एकल सदस्यीय आयोग अप्रैल अंत तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में नवंबर के अंत तक नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। इसी क्रम में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल सदस्यीय वर्मा आयोग ने काम तेज कर दिया। आयोग ने सभी निकायों में से इस माह के अंत तक वार्डवार ओबीसी सर्वे और पिछली बार चुनाव लड़े ओबीसी प्रत्याशियों का विवरण तलब किया है। अब तक वार्डवार आरक्षण जिला प्रशासन तय करता रहा, जिसमें पहाड़ के निकायों में ओबीसी आबादी कम होने के कारण ओबीसी के लिए निर्धारित 14% कोटे को बड़े मैदानी जिलों में ही खपाया जाता था। इस कारण यहाँ ओबीसी आरक्षित सीटों की संख्या जनसंख्या अनुपात में अधिक हो जाती थी। लेकिन अब आयोग प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध आबादी के अनुसार ही ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगा। इसी फार्मूले के तहत कुछ माह पूर्व हरिद्वार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित ग्राम प्रधानों की संख्या 171 से घटकर 69 रहेगी, जबकि वहां ओबीसी को कुल आबादी के अनुसार 22% आरक्षण दिया गया था। आयोग सिर्फ आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा बताएगा। आरक्षण का अंतिम निर्धारण वार्ड के मामले में जिला प्रशासन और नगर प्रमुख मेयर के मामले में शासन करेगा। ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और देहरादून नगर निगम के कई बार पार्षद रहे अशोक वर्मा के मुताबिक एकल सदस्यीय आयोग को ओबीसी आबादी के हितों का ध्यान रखना होगा। वर्मा के मुताबिक राज्य गठन के बाद कई समुदाय ओबीसी में शामिल हुए हैं। इस कारण ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसकी समय वो खुद यह मांग शासन को भेज चुके हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए मौजूदा आरक्षण सीमा बढ़ाने के बजाय इसमें किसी भी तरह की कमी ठीक नहीं है। उधर ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष संजय नेगी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड के 9 कैंट बोर्डों में देश में सभी 57 छावनी परिषदों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को कर दी गई है। 30 अप्रैल को मतदान होगा और 1 मई को मतगणना के साथ ही देर रात तक सभी परिणाम भी आ जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने राजकीय गजट जारी कर दिया है। गजट के अनुसार 4 मार्च को छावनी परिषद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे पहले नामांकन से लेकर नाम वापसी तक का तिथिवार ब्यौरा हर बोर्ड अपने अपने हिसाब से बनाकर अगले सप्ताह कमान को भेजेंगे। इस पर मोहर लगने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे पहले छावनी परिषद के चुनाव 11 जनवरी 2015 को हुए थे। इसके बाद बोर्डों का कार्यकाल पूरा होने के बाद से 6 माह के लिए इसे 4 बार बढ़ाया जा चुका है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंकरेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां तय हो गई हैं। शनिवार को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष आजेंद्र अजय पुजारियों और हक हकूकधारियों की मौजूदगी में आचार्यों और विदग्ध पार्टियों ने कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला। कपाट खुलने से पूर्व 20 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भैरवनाथ पूजा होगी और 21 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। पहले दिन डोली गुप्तकाशी पहुंचेगी और 22 अप्रैल को गुप्तकाशी से फाटा, 23 अप्रैल को फाटा से गौरीकुंड और 24 को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम रवाना होगी। जो 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर कपाट खोले जाएंगे। नए शैक्षिक सत्र से राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को नई स्कॉलरशिप देने की तैयारी हो गई। कक्षा 6 से शुरू होने वाली यह स्कॉलरशिप स्नातक स्तर तक जारी रहेगी, जिसमें परीक्षा और बोर्ड रिजल्ट के आधार पर हर ब्लॉक के 10% मेधावी छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। हर महीने 60
600 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि स्कॉलरशिप का खाका तैयार कर दिया गया। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। कक्षा 6 के स्तर पर प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसके तहत हर ब्लॉक में पास हुए छात्रों में सर्वश्रेष्ठ 10% को 6वीं से 8वीं तक के लिए चुना जाएगा, जिसके बाद कक्षा 8 से एक स्तर तक फिर परीक्षा होंगी। जो छात्र पहले चरण में छूट गए थे वो इसमें शामिल होंगे। इस स्कॉलरशिप में 9वीं और 10वीं तक के छात्र जाएंगे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर हर ब्लॉक से कुल पास छात्रों में से 10% मेधावियों को इस योजना में लाया जाएगा। फिर 12वीं बोर्ड के नतीजों के आधार पर ब्लॉक वार 10% छात्रों को चुनकर स्नातक स्तर तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। उत्तराखंड के रामगढ़ नैनीताल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के गीतांजलि परिसर की स्थापना में शासन के अंतिम मोहर के बाद यहां शिक्षण कार्य आगामी सत्र से शुरू किया जाना है। विश्व भारती की ओर से आगामी 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में विश्व भारती ने कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी, शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय के सदस्य सचिव प्रोफेसर अतुल जोशी को भी आमंत्रित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय के सदस्य सचिव प्रोफेसर अतुल जोशी ने बताया कि रामगढ़ में विश्व भारती के दूसरे परिसर की स्थापना के सहयोग के लिए उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त किया गया। विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के सीएम धामी को गेस्ट ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दायित्व के आवंटन पर भी चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि होली के आसपास दायित्व बढ़ सकते हैं। शनिवार को सीएम धामी खटीमा के चकरपुर बनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर पूजन कार्यक्रम और दोपहर चंपावत में सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके बाद वे पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के रिसेप्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से केंद्रीय मंत्री शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा से समय भी मांगा है। इस दौरान वे दायित्वों के आवंटन में चर्चा कर सकते हैं। धामी का 1 साल का 23 मार्च को पूरे होने जा रहा है। इस अवधि कुछ ही संवैधानिक आयोगों में दायित्व बटे हैं। भाजपा कार्यकर्ता लंबे समय से दायित्वों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 4 नदियों गोला, शारदा, दाबका एवं कोसी के वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमाव, उपखनिज, आरबीएम को बाल नियंत्रण एवं नदी किनारों पर स्थित वन और कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निर्माणात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और आम जनता व विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों को संरक्षण के लिए हटाया जा जरूरी है। सीएम ने कहा कि नदियों से आरबीएम की उपलब्धता, सिविल कार्यों, धार्मिक और सामरिक रूप से आवश्यक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार जैसे कार्यों के लिए किया जाना है, जिसमें लगभग 50,000 स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को सार्थक रोजगार भी मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 4 खनिजों की वन स्वीकृति को 28 फरवरी 2023 तक बढ़ाया है। उन्होंने 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने पर आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द वन स्वीकृतियां देने का आश्वासन भी दिया है। शिक्षा विभाग में एलटी कैडर के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 20 फरवरी से नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार 20 फरवरी को सीएम आवास में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एलटी कैडर के पदों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। इसके लिए गणित, कॉमर्स, संस्कृत, संगीत और उर्दू विषय के चयनित अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में एलटी कैडर में शिक्षकों के रिक्त 1400 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने चयन परीक्षा का आयोजन किया था। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से समूह ग के विभिन्न पदों में विज्ञापित भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। तकनीकी ओर से ग्रेड पे समेत रोस्टर की अनियमितताएं विश्वविद्यालय प्रशासक समूह रखी गई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया टाल दी है। इससे पूर्व कुमाऊं विश्वविद्यालय में अवैध रूप से की गई शिक्षेतर कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया चर्चा का विषय रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीते 8 फरवरी को समूह ग के तहत विभिन्न पदों के लिए निविदा जारी की गई थी, जिसमें 13 फरवरी से आवेदन करने को ऑनलाइन प्रपत्र आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन की तैयारी की, लेकिन कर्मचारियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं होने की बात कही गई। कार्मिकों के अनुसार विज्ञापित पदों में लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद विज्ञापित किए गए। दोनों पदों में अलग अलग ग्रेड पे 2000 और 1900 दर्शाया गया है, जबकि शासनादेश 2013 के आधार पर पूर्व से कार्मिकों को 2400 ग्रेड पे के तहत नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही पदों का
वितरण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। कर्मचारियों ने रोस्टर में भी अनियमितता करने का आरोप लगाया। इस संबंध में कार्मिकों के शिष्टमंडल कुल सचिव दिनेश चंद्रा से बैठ की उन्होंने तत्काल भर्ती प्रक्रिया के प्रारूप में बदलाव करने की मांग उठाई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल भर्ती प्रक्रिया टाल दी गई है। बीते लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्मिकों की भर्ती नहीं कराई जा सकी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तर्ज पर अब अन्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में भी एंट्रेंस टेस्ट कराने की तैयारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों को स्नातक UG कक्षाओं में दाखिले के लिए CUET स्कोर को अपनाने का उपयोग करने को कहा है। UGC के सचिव प्रोफेसर मनीष R जोशी की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को CUET UG PG आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। UG कार्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET UG 2023 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उधर MBPG कॉलेज के प्रोफेसर BR पंत ने जो UGC का अहम कदम बताया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर शनिवार को फुल कोर्ट रेफरेंस में विदाई समारोह आयोजित हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति रमेश मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता SN बावुलकर, GS संधू, GS विर्क, मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS राव, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपटियाल, बार अध्यक्ष प्रभाकर जोशी, महासचिव विकास बहुगुणा, CM सहित DM एवं SSP और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी ने वर्चुअली माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने कम समय में 6000 से अधिक वादों का निस्तारण किया। उनके कई निर्णय भविष्य में न्याय दिलाने में अहम होंगे। चंपावत नकलचियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। प्रदेश में प्रत्येक परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। भर्ती परीक्षाओं से छेड़छाड़ करने वालों को 1000 बार सूचना होगा। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे पर कही। शनिवार को CM धामी चंपावत जिले के सिपटी स्थित सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने श्री सप्तेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मंदिर स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कहा कि उत्तराखंड चयन आयोग ने हाल ही में जो भर्ती कैलेंडर जारी किया, युवा उन भर्ती परीक्षाओं के लिए निश्चिंत होकर तैयारी जारी रखें। उत्तराखंड में पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं संपन्न होंगी। हल्द्वानी सीमांत जिले पिथौरागढ़ के रहने वाले भास्कर भट्ट के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने एशियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोचेज कमीशन का सदस्य बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच भी हैं। संयुक्त खेल निर्देशक डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट ने बताया कि एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की ओर से वुमेन्स कमीशन, कंपटीशन कमीशन, कोचेज कमीशन, R&J कमीशन, मेडिकल कमीशन, यूथ कमीशन फॉर मार्केटिंग और कमीशन में कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। कोचेज कमीशन में साउथ एशिया जोन से भास्कर भट्ट को सदस्य बनाया गया है। प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के वाहनों का सफर और सुलभ होने वाला है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांके ने वाहन क्रय अधिप्राप्ति नीति जारी कर दी है। अब एक क्लास के अधिकारी अधिकतम 35 तक और E क्लास के 12 लाख तक की गाड़ी में विभागीय कार्यों के दौरान सफर कर सकते हैं। नई नीति के तहत क्लास B में आने वाली IG के 20 लाख के सामान्य और 25 लाख के E वाहन स्वीकृत किए हैं। क्लास C में आने वाली DIG, SSP, SP व उनके समक्ष आने वाले अफसरों के सामान वाहन 18 और E वाहन 20 लाख तक के वाहन में सफर करने की छूट होगी। क्लास D अधिकारियों के लिए 14 से 16 लाख, क्लास E के 10 से 12 लाख तक के वाहन स्वीकृत किए गए हैं। शर्त यह है कि कोई अधिकारी अगर 2 विभागों का अधिकार संभालता है तो उसे एक ही वाहन मिलेगा। कुमाऊं में IG सहित नैनीताल में 1 SP, 1 SSP, 2 SP, US नगर में 1 SSP, 3 SP, अल्मोड़ा में 1 SSP और 1 चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 1 SP है। पिथौरागढ़ जमरानी गांव में एक साथ 111 लोगों के बीमार मिलने से सीमांत में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूली बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग या तो बुखार से पीड़ित हैं, किसी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। 3 दिन पहले गांव के स्कूली छात्र की मौत के बाद गांव में लगाए गए चिकित्सा शिविर में बात सामने आई। टाइफाइड और पीलिया की आशंका को लेकर ग्रामीण की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने शिविर तो लगा लिया, लेकिन बीमार पाए गए किसी भी ग्रामीण की उचित जांच नहीं की गई। बगैर जांच किट के पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ितों को दवा देकर उनके बल पर छोड़ दिया। बीण विकासखंड के जमराड़ी गांव में बीते बुधवार को एक स्कूली छात्रा पार्वती की मौत से ग्रामीण भयभीत हैं। दरअसल इन दिनों जिलों में पीलिया टाइफाइड का प्रकोप चल रहा है। ग्रामीणों ने संभावना जताई कि छात्रा की मौत पीलिया की वजह से हुई होगी। ग्राम प्रधान कविता मेहर और ललित मेहर की मांग पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय के
54 स्कूली बच्चों के इसकी चिकित्सकीय जांच की। ये सभी बच्चे बीमार मिले कि गांव में पाए जाने रहने वाले 57 लोग भी बीमार मिले। गांव का कहना है कि बीमार पाए गए लोगों में बुखार, उल्टी, पेट दर्द और सर दर्द की शिकायत पाई गई है। टीम इसे मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारी बता रही है। टीम में एएनएम ललिता अधिकारी भी मौजूद रही। उपनल कर्मचारी महासंघ के महिला मोर्चा को पहला अध्यक्ष रविवार को मिलने जा रहा है। प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन के कल यमुना कॉलोनी में होने जा रहे अधिवेशन में महिला अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। अधिवेशन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जोशी के सामने उपनल कर्मचारी लंबी समस्याएं भी रखेंगे। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 3 महिलाएं मैदान में, स्नेहा बिष्ट, कल्पना डोभाल और मीना रौताण ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे से मतदान होगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही देहरादून को महिला मोर्चा कार्यकारिणी का भी चुनाव होगा। मुख्य कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से होगा। महासंघ के प्रदेश सलाहकार विद्यासागर दसमाना ने बताया कि कई मुद्दों पर अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला और बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य स्कीम में कार्यरत 126 संविदा कर्मचारियों को हटाने और इन पदों में पिथौरागढ़ के आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पदों को आउटसोर्स से भरने के शासन के आदेश के साथ ही शासन के आदेश के बाद भी जमे इन कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। सचिव महिला और बाल विकास विभाग और सचिव कार्मिक को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकल पीठ में शुक्रवार को टिहरी में जिलावार संरक्षण इकाई में सेवारत आशीष सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है विभागीय सचिव ने 3 जनवरी को मिशन वात्सल्य के अस्थायी कर्मचारी को हटाने के आदेश दिए। पिथौरागढ़ की संस्था मैसर्स क्रिएटिव एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स में पद भरने को कहा गया, लेकिन 3 फरवरी को एक और आदेश कर कहा कि जो कार्मिक आदेश के बाद भी जमे उनका वेतन रोक दें। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन पदों में कार्यरत कर्मचारी भारत सरकार के मिशन वात्सल्य स्कीम की कर्मचारी हैं। स्कीम के तहत 90% बजट भारत सरकार जबकि 10% राज्य सरकार देती है। भारत सरकार की इस योजना के गाइडलाइन में इसके पदों पर स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों का उल्लेख है, आउटसोर्स का नहीं।